पाठ दो बैलों की कथा। यहाँ पर हम इस पाठ से संबंधित पाठ का सारांश यानी कि समरी समझेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? समरी पढ़ रहे हैं पाठ की। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। यानी प्रेमचंद्र की जो श्रेष्ठ कहानी है, श्रेष्ठ यानी कि बेहतरीन कहानियों की सिर्फ बात की जा रही है, उनमें जो है उनकी दो बैलों की कथा जो है सबसे श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है उनकी गिनती। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक यानी किसान, उस समाज के और पशुओं के भावनात्मक, पशु यानी हमारे जो जानवर हैं उनमें भी इमोशनली कनेक्ट होता है, इमोशनली वो भी कनेक्ट होते हैं, उसकी बात यहाँ पर सामने रखी है। यानी कि ये पाठ जिसका नाम है दो बैलों की कथा, पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो बैलों की बात की जा रही होगी। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं उन्होंने किसान के जीवन के विषय की चर्चा तो की ही है, उसके समाज की भी चर्चा की है और साथ ही पशुओं में भी इमोशनल कनेक्ट होता है, वो भी भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ते हैं, इस बात की चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। अब यहाँ पर हम बैलों के माध्यम से बैलों के विषय में तो जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पर वो बैल और उनका जो व्यवहार है उसके माध्यम से प्रेमचंद्र जो है वो किस और संकेत कर रहे हैं। यानी उसके माध्यम से कई बार आप वो देखते हैं, आप बहुत गुस्से में किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, व्यंग्य बोल रहे हैं, आप उदाहरण कुछ और दे रहे होते हैं और किसी को उस पर टारगेट कर रहे होते हैं। लेखक जो है हीरा और मोती दो बैल हैं, उनके माध्यम से किन लोगों की बात करेंगे यहाँ पर? वो जो सीधे साधे भारतीय हैं, वो उनके प्रतीक बनकर इन दो बैलों के रूप में हमारे सामने हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं और इस तरह परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से ये कहानी जो है आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में कैसे? यहाँ पर सीधे सीधे लेखक ये बात नहीं बता रहे हैं कि लोग जो है स्वतंत्रता चाहते हैं और देश के लिए जो है इस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बैलों को माध्यम बनाया है, हीरा और मोती, और उनका जो ये व्यवहार दिखाया गया उससे यहाँ पर उसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए और लोगों को अपना भी जीवन स्वतंत्र कराने के लिए किस तरह मेहनत करनी पड़ी है और किस तरीके से वो कितने साधारण लोग थे और उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की है आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से जुड़े होकर आज़ादी दिलाने के लिए। तो पाठ का सारांश जो है अब इस भाग में हम पढ़ते हुए समझेंगे कि यहाँ पर दो बैलों की कथा पाठ पढ़ने में जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल सा पाठ है, बहुत ही आसान सा है, मज़ेदार भी है, बच्चों को पढ़ के समझ में भी आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लेखक क्या कहना चाहते हैं हमें वो समझना है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। हम सभी जानते हैं, हम गधे को उसी नज़र से देखने भी लगते हैं क्योंकि बचपन से ही हमें उसी तरीके से उसको यहाँ पर जो है कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, उसको समझा दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धू है ये गधा। तो और जब हमें किसी को बुद्धू बताना होता है तो उसको यही बोला भी जाता है, गधे हो। ऐसा इस तरीके की वाक्यों का प्रयोग करके हम ये समझ चुके हैं, ये बता रहे हैं कि हम जो गधा है उसका सिमिलर वर्ड बुद्धू समझते हैं और बुद्धू का सिमिलर वर्ड गधा समझते हैं। तो जानवरों में गधे को जो है सबसे बुद्धिहीन, जिसमें बहुत ही कम बुद्धि हो, वो ऐसा प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन, यानी कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, वो सीधा होगा, लोग उसे बुद्धू समझेंगे, उसे गधा ही समझेंगे। और उसमें जितनी सहनशीलता होगी, उसके यही गुण जो है उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में भी ला देते हैं। लेकिन उसकी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे ऋषि मुनियों जैसे गुणों को लेकर ऐसे लोगों के बीच में घिरा होता है, जिसकी वजह से लोग उसे बुद्धिहीन प्राणी मानते हैं, गधे के समान मानते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता था। आप जानते ही हैं किस तरीके का बिहेव किया जाता है भारतीयों के साथ। उनको निहायत ही अनपढ़ समझा जाता है, अपने लेवल का नहीं समझा जाता है और इसी की वजह से उन्हें असभ्य और बुद्धिहीन जाना जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, यानी कि गधे का एक भाई है जो थोड़ा कम सीधा है लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ गधे के वो थोड़ा सा कम सीधा है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है। परंतु ये कभी कभी अड़कर अपना असंतोष
भी प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए वो कम सीधा है, क्योंकि कभी कभार उसे जब लगता है कि अब ज़रूरत है अड़कर अपने असंतोष को प्रकट कर लेना कि नहीं अब मैं नहीं सहूँगा, तो इस वजह से गधे का भाई है वो, लेकिन गधे से कम सीधा है, क्योंकि उसको आता है कि कब जो है अकड़ जाना है अपने हक के लिए। इस कारण इसका स्थान जो है गधे से थोड़ा ऊपर है। झूरी काछी के 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल, पछाई जाति यानी कि जानवरों के भी प्रकार होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें पाला जाता है और उनसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस तरीके से एक बड़े लेवल पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आप कह लीजिए कि एक शौक भी है और साथ ही उनका एक कमाई का जरिया भी है। तो पछाई जाति जो है उसमें भी आप कोई चीज़ लेते हैं, ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, वैसे ही जानवरों में भी एक प्रजाति होती है। कौन सी प्रजाति ज़्यादा अच्छी है, कौन सी प्रजाति कम अच्छी है, ये उन लोगों को ज़्यादा बेहतरीन जानकारी होती है। तो पछाई जाति के ये दोनों बैल थे, ऊंचे डील डॉल के, यानी कि हट्टे कट्टे तगड़े शरीर वाले जो बैल हैं उनका अच्छा खासा डील डॉल था। देखने में सुंदर तथा काम में चौकस यानी एकदम तैयार रहते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी, इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान भी लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विनोद के भाव में मतलब हंसी मजाक के जब मूड में हुआ करते तो अपने सींग से लड़ लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। बैलों की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर वो हंसी मजाक के मूड में है तो वो सींग से खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, साथ में एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, अंदाजा भी लगाते हैं और एक दूसरे के काम का जो जोर है उसको अपने कंधे पर लेने की कोशिश भी करते हैं। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नांद में मुँह डालते हैं। नांद यानी जिसमें उनका चारा डाला जाता है, और साथ ही मुँह उठाते भी थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। झूरी जिनके बैल थे उसने अपने बैलों को संयोग से अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। बैलों को बेचा नहीं गया था, सिर्फ झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेजा था, लेकिन बैलों को ऐसा लगा है कि उन्हें बेच दिया गया है। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया जो है झूरी का कौन है, साला है। अब वो उन दोनों बैलों को अपने घर तक ले जाता है, लेकिन उसको बहुत समस्या होती है। रास्ते भर में दोनों बैलों ने उससे खूब जम कर पंगा लिया है, क्योंकि बैलों को लगता है उन्हें बेच दिया गया है और वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं। गया उन्हें आगे को खींचता तो वह पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़ लिया, पगहे को जिससे बांधा गया है उन्हें, और प्रातः काल तक वापस झूरी के पास आ गए। जब गया उनको अपने घर तक ले गया, यानी कि झूरी के ससुराल तक उसका साला जो है ले गया, तो बैलों को लगता है उन्हें बेच दिया गया है और वो वहाँ नहीं रह सकते हैं, उन ऐसे नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको ये चीज़ पहले ही पता है और उनका प्लान था रात को अपने पगहे तोड़ते हैं और सुबह तक वो झूरी के घर पे वापस मिलते हैं। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ में सने पैर तथा आंखें, विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। और झूरी को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। दोनों के गले में गराव, कीचड़ में सने पैर, किस तरीके से वो रात में निकले हैं और कीचड़ में सनते और उसमें लिपटे हुए दिख रहे हैं, तथा उनकी आंखें, और विद्रोहमय स्नेह। विद्रोहमय स्नेह का मतलब क्या होता है? जहाँ आप किसी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और आप अपने प्यार के लिए, स्नेह के लिए उससे हक से लड़ रहे हैं। यानी कि उन बैलों की आंखों में दिख रहा है कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं, तुमने हमें बेचने की कोशिश क्यों की, या फिर किसी दूसरे के घर में, अनजानों के घर में क्यों भेजा हमें। तो वो विद्रोह में जो स्नेह है वो देखकर झूरी जो है उनको गले से लगा लेता है। गाँव के लड़कों ने उनका स्वागत भी किया और अपने अपने घरों से रोटियां लाए, गुड़, चोकर जो आटा को चालने के बाद निकलता है, भूसी आदि ला कर दिया। बैलों के यूं भाग कर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हो गई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। खली, चूनी, चोकर यानी भूसी के अलावा जो एक्स्ट्रा है, जो कि स्पेशल है उनके लिए खाना, वो खली और चूनी चोकर वो खिलाने से मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर झूरी की पत्नी नाराज़ होती हुई दिखती, क्योंकि उसके अपने मायके से वो बैल भाग आए हैं। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सका।
झूरी तो सूखे भूसे में अपने बैलों के लिए खली डालने के लिए कहता है, लेकिन पत्नी के डर के मारे, यानी झूरी की पत्नी के डर के मारे नौकर ऐसा कर नहीं पाता है। और इस तरीके से पत्नी जो है झूरी की, वो अपना गुस्सा दिखा रही है और बैलों को देना नहीं चाहती है खाने पीने के लिए, लेकिन झूरी जो है अपने बैलों पर अपना प्यार बरसा रहा है, उसको अपने बैलों पर प्यार आ रहा है और वो चाहता है कि उनको वो हर चीज़ मिले खाने को। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आ गया। अब क्या होता है कि जब बैल रातों रात जो है वापस आ जाते हैं झूरी के पास, तो गया को पता लगना ही ऑब्वियसली घर में नहीं है, तो वो पता लगाने के लिए यहाँ तक आता है और साथ में ले भी जाने आता है। तो गया वापस आता है बैलों को ले जाने के लिए। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम नहीं बढ़ाए और उन्होंने अपने कदम जमा लिए और उन्होंने जोतने नहीं दिया। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती जो है गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे कि हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में भी नहीं आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया और उनके हाथ में लाठियां भी थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, यानी कि अब गया जो है इनको लाठियों से काबू में लाना चाहता है। मोती ने उसका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। यानी कि जैसे ही जब हीरा और मोती जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, वो उसको ज़बरदस्ती मार रहे हैं, उससे खेत जोतवा रहे हैं और सूखा भूसा खाने को दे रहे हैं, तो उनका गुस्सा जो है लाजमी हो जाता है यहाँ पर। और इस तरीके से अपने गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से वो सब कुछ लेकर जो है भाग जाता है, हल लेकर भाग जाते हैं और इसके साथ ही सब कुछ जो है हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट जाते हैं। अब जो है यहाँ पर रस्सियाँ टूटने के बाद से सब गांव के आदमियों को इकट्ठा करके गया जो है उसको लाठियों से काबू में पाकर और शांत करके फिर अपने काम में लेना चाहता है। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे को शांत करते हुए आगे बढ़ते हैं और चुपचाप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने चले गए। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आती है और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली जाती है। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां उन्हें खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक लेता था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलों की बात हो रही है और किस तरीके से आप इमोशनली आप अच्छा बिहेव करोगे तो किस तरीके से वो भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं। गया के घर में उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो उन्हें रोज़ रात को रोटियां खिला जाती है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार रख रही है, इस वजह से वो इमोशनल कनेक्ट हो रहे हैं। और उस बच्ची के विषय में वो ये समझ चुके होते हैं कि वो एक सौतेली माँ के साय में पल रही है जो उसे सताती है। अब सौतेली माँ उसे सताती है, इसकी वजह से हीरा और मोती जो है उसको सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए वो उसकी माँ को सींग से फेंक देने की बात कहते हैं। पर लड़की का स्नेह जो है, यानी लड़की उन्हें इतना प्रेम करती है, उन्हें रोटियां खिला जाती है रात को, ये स्नेह जो है उन्हें ये चीज़ करने से रोक लेता है। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तुड़ाकर भागने के लिए कहती हुई उनकी रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भगाने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर भी खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यानी आगे से आता हुआ सांड दिखा उन्हें और अब अगर इससे भिड़ा गया तो मरना तय है। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे पर कोई रास्ता भी नहीं था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक विपत्ति आ रही है उनके पास। गया के घर में है और गुलाम हैं और इसी तरीके से भारतीय हैं जो गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, और वो
प्लान कर रहे हैं, कैसे न कैसे हमें भागना है, अपने आप को आज़ाद करना है, और कोई ना कोई इस तरीके से हमें उसमें से एक पैम्पर करने वाला मिल जाता है। और इसी तरीके से भारतीय जो हैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए निकल रहे थे। और बीच बीच में जैसे कि अब खेतों में भागते हुए वो यहाँ पर अपना रास्ता भटक जाते हैं, अपने आप को आज़ाद करने की फिर से एक नाकाम कोशिश शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक सांड आता दिखाई दे जाता है जिससे भिड़ेंगे तो मरना तय है। ऐसे ही भारतीयों के जीवन में भी आता है मौका कि वो आंदोलन तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती लगता है कि नहीं, हम अंग्रेजों से पंगा नहीं ले पाएंगे और हम अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। ये सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। यानी दोनों ने ये तो सोच लिया कि इससे अगर भिड़ेंगे तो मरना तय है, लेकिन अगर इससे बचकर भागेंगे तो फिर तो ये कायर हो जाएंगे, हम कायर समझे जाएंगे। तो उन्होंने प्लान किया कि दोनों एक साथ मिलकर इस पर वार करेंगे। उन्होंने तय किया कि एक और से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा। यानी कि दोनों ने प्लान किया कि कैसे उस पर अटैक करना है। एक जो है उससे भिड़ेगा तो दूसरा उसके पेट में अपनी सींग से उस पर वार करेगा। सांड को दो से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था। ना उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड जो है वो बेदम होकर वहीं गिर पड़ता है। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया, और इस तरीके से दोनों ने मिलकर जो प्लान किया, जो ट्रिक यूज़ की, इस तरीके से सांड जो है वो उनके सामने बेदम हो जाता है और दोनों जीत जाते हैं। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस जाते हैं। अभी थोड़ा ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था। सींचे हुए खेत में मतलब जिस खेत को सींच दिया जाता है, पानी से लबालब भर दिया जाता है, फसल को सींचा जाता है। अब उसमें पैर जो है धंस गए हैं, भागा नहीं जा रहा, वो भाग नहीं सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। यानी क्योंकि हीरा उसमें फंस गया, मोती जो है सींचे खेत में, हीरा निकल चुका था वहाँ से, पर मोती जो है सींचे हुए खेत में फंस गया था, और फंसने की वजह से वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो हीरा और मोती दोनों के दोनों इकट्ठा होकर फंसे। यानी कोई एक अकेला नहीं रहना चाहता है, तो इस वजह से दोनों के दोनों जो है पकड़े जाते हैं और कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहाँ कई भैंसे, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। जो बाड़ा था, यानी जो उसके किनारे की जो दीवारें बनी हुई थी, वो कच्ची मिट्टी की थी, वो कच्ची दीवार थी। तो हीरा ने उसे चोट करके, यानी थोड़ा सा अपने सींग से, पैरों से, कुछ किसी भी तरीके की ट्रिक यूज़ करके जो है उसे थोड़ा उस मिट्टी को गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आ गया कि सब मौजूद हैं या नहीं। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध भी दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। यानी इतनी पिटाई खाने पर भी, इतने डंडे पड़ने पर भी और मोटी रस्सी से बांध देने के बाद भी वो डरे नहीं और उन्होंने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। ये देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गईं, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना ही नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे जो है वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। और इस तरीके से आपने देखा हीरा और मोती ने क्या किया और किस तरीके से जो है बाड़े की दीवार को गिराकर सभी जो भेड़, बकरियां, भैंसें हैं सब आज़ाद हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गधे को शुरुआत में ही प्रेमचंद्र जी क्या बताते हैं कि वो बुद्धिहीन है, थोड़ा सीधा है, इस वजह से लोग उसे बुद्धू समझते हैं। और सीधेपन की वजह से किस तरीके से हीरा मोती जो है उसे सींग मार कर ज़बरदस्ती वहाँ से भगाने के लिए उसे फोर्स करते हैं। और इस तरीके से अगले दिन दोनों को फिर मार पड़ती है और फिर मोटी रस्सी में बांध दिए जाते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। 1 सप्ताह तक, 1 हफ्ता दोनों बिना चारे के वहाँ पड़े रहे। बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार ही नहीं था। अचानक एक दढ़ियल जिसकी आंखें लाल, मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कूल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा।
यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और इसकी वजह से वो दोनों डर गए। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देख उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। और जब उनके खरीदार उसको साथ में ले जा रहे होते हैं तो हीरा मोती रास्ते में जितने भी गाय बैलों को खेतों में हरा चारा खाते हुए देख रहे थे, उनको देख देख कर अपने भाग्य पर उन्हें बहुत रोना आ रहा था। सहसा एकदम से हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा, जाना पहचाना सा लगा। वो रास्ता गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था, यानी अब उन्हें वो चीज़ रिकॉल हो रही है, वो याद कर रहे हैं, उनको ये ऐसा जाना पहचाना सा रास्ता लग रहा है। वो रास्ता अपना भटक गए थे उस दिन घर से भागने पर, जिसकी वजह से वो फंस गए इतनी बुरी तरीके से। अब जो खरीदार है वो जिस रास्ते से ले जा रहा है वो रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा है, और गया जो है उसी रास्ते से उनको यहाँ पर लेकर आया था, ये भी उन्हें याद आ रहा है। वही खेत बाग और गाँव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आने लगा। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दढ़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। ये देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दढ़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम किए आता हूँ। ये कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। जैसे ही खरीदार ने ये जबरदस्ती करने की कोशिश की, वैसे ही मोती ने अपने सींग चलाने शुरू कर दिए। दढ़ियल डर के मारे भागने लगा। ये देख मोती जो है दढ़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दढ़ियल जो है वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में झूरी ने नांदों में खली चूनी चोकर दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए और गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। और इस तरीके से हीरा और मोती जो है यहाँ पर सीधे साधे भारतीयों के संकेत के रूप में इस्तेमाल या फिर प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं कि भारतीय कितने सीधे हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो किस तरीके से अपने आप को बचाते, गिरते पड़ते बचाते और कितनी कोशिशें करते जो है अपने आप को स्वतंत्र होने की, अपने स्वतंत्र जीवन की कामना करते हैं और उसे जीना चाहते हैं। जिस जिस तरीके से हीरा मोती के रास्ते में मुसीबतें आ रही थी, वैसे ही हर आंदोलनकारी जो है देश को स्वतंत्र कराने में, अपने जीवन को स्वतंत्र कराने में इसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने स्वतंत्रता पा ली, वैसे ही जैसे एक दिन स्वतंत्र होकर हीरा और मोती जो है अपने मालिक और मालकिन के पास वापस लौट आते हैं। तो ये हमारी कहानी थी दो बैलों की कथा, जिसका सारांश हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ तो आ ही रहा होगा। ईजी है, मज़ेदार है चैप्टर, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है लेखक का, वो समझाना क्या चाहते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जिससे कि आपको आने वाली और भी वीडियोस जो है वो आपको टाइमली मिलती रहें और आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।